साल 2018 में रिटेल की दुनिया में एक ऐसी डील हुई जिसने जैसे भूचाल ला दिया। अमेरिका के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट ने भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदने का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा दांव था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। 16 बिलियन डॉलर्स। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। और ये वॉलमार्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी खरीदारी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर वॉलमार्ट ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ एक भारतीय कंपनी पर ही क्यों खेला? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक। वॉलमार्ट की बात करने से पहले फ्लिपकार्ट की कहानी जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है बैंगलोर के एक छोटे से अपार्टमेंट से और देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनने तक जा पहुंचती है। सोचिए, साल 2007। अमेज़न के दो एक्स एम्प्लॉइज सचिन बंसल और बिन्नी बंसल एक सपना देखते हैं। वो अपनी करीब 4 लाख रुपए की जमा पूंजी से बेंगलौर के एक अपार्टमेंट में फ्लिपकार्ट की शुरुआत करते हैं। और मजे की बात यह है कि वो सबसे पहले क्या बेचते हैं? किताबें, बिल्कुल अमेज़न की तरह। लेकिन इनकी रफ्तार कमाल की थी। 2010 में उन्होंने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया जिसने खेल ही बदल दिया। 2012 आते आते फ्लिपकार्ट एक यूनिकॉर्न बन गया। मतलब उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार चली गई। और फिर 2014 में उन्होंने फैशन की बड़ी कंपनी मिंत्रा को खरीदकर अपने कारोबार को और भी फैला लिया। पर इस तेज रफ्तार के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, भरोसे की कमी। उस समय भारत में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पैसे देने में हिचकिचाते थे, या फिर बहुतों के पास तो क्रेडिट कार्ड तक नहीं थे। तो ऐसे में कोई ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करता? और बस यहीं पर फ्लिपकार्ट ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी, मतलब सामान हाथ में फिर पैसा। इससे ग्राहकों को ये तसल्ली मिली कि वो पहले प्रोडक्ट देख सकते हैं और फिर पेमेंट कर सकते हैं, जिससे उनका भरोसा बना। और इसका असर, अरे जबरदस्त! कैश ऑन डिलीवरी देखते ही देखते भारत में ऑनलाइन पेमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका बन गया। ये सिर्फ एक पेमेंट ऑप्शन नहीं था, ये वो चाबी थी जिसने फ्लिपकार्ट के लिए पूरे भारतीय बाजार के दरवाजे खोल दिए थे। अब जब फ्लिपकार्ट इतना सफल हो रहा था, तो जाहिर है दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। और बहुत जल्द भारत का बाजार एक बहुत बड़े जंग के मैदान में तब्दील हो गया। ये लड़ाई थी अगले सबसे बड़े रिटेल मार्केट पर कब्जा करने की। तो दांव पे क्या लगा था? भारत का ई कॉमर्स बाजार, एक ऐसा बाजार जिसके 2026 तक $200 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान था। ये इतना बड़ा इनाम था कि हर कोई इसे जीतना चाहता था। तो मैदान में दो बड़े खिलाड़ी उतरे। एक तरफ था फ्लिपकार्ट, अपना देसी हीरो जिसे भारतीय ग्राहकों की नब्ज पकड़नी आती थी, और दूसरी तरफ था अमेज़न, दुनिया का सबसे बड़ा बाजीगर जो 2013 में भारत आया था और जिसके पास पैसा, पावर और ग्लोबल एक्सपीरियंस सब कुछ था। वॉलमार्ट की डील से ठीक पहले 2018 में मुकाबला एकदम बराबरी का था। फ्लिपकार्ट ग्रुप अमेज़न से बस जरा सा ही आगे था, मतलब गर्दन से गर्दन की टक्कर। माहौल इतना गर्म था कि कोई भी जीत सकता था, और इसी मौके ने एक तीसरे बड़े खिलाड़ी के लिए दरवाजा खोल दिया। और अब हम वापस आते हैं उसी मेगा डील पर। तो फिर से वही सवाल, वॉलमार्ट ने 77% हिस्सेदारी के लिए $16 बिलियन आखिर दिए क्यों? इस इतने बड़े निवेश के पीछे क्या सोच थी? देखिए, वॉलमार्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का ये बयान सारी कहानी साफ कर देता है। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं खरीद रहे थे, वो भारत के भविष्य में हिस्सेदारी खरीद रहे थे। उन्हें फ्लिपकार्ट और उसकी पेमेंट ऐप फोनपे दोनों में $100 बिलियन के बिजनेस बनने की क्षमता दिखी। असल में ये अमेज़न को पूरी दुनिया में टक्कर देने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। पर यह सब इतना आसान नहीं था। इस डील के रास्ते में कई रोड़े थे। इसे मंजूरी मिलने से पहले कई कानूनी और सरकारी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। चिंता ये थी कि कहीं अमेज़न और वॉलमार्ट मिलकर पूरे बाजार पर कब्जा न कर लें। छोटे व्यापारियों का क्या होगा? और टैक्स के भी कई पेचीदा मामले थे। तो जब आखिरकार ये डील हो गई, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हुआ? कुछ बातें तो वैसी ही हुईं जैसी सोची गई थीं, पर कुछ नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। एक असर तो ऐसा हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वॉलमार्ट ने, जो कि एक रिटेल कंपनी है, भारत भर में 28 कृषि विकास केंद्र बनाए।
इन सेंटर्स में हजारों किसानों को खेती के बेहतर और नए तरीके सिखाए गए। अब इसका ई-कॉमर्स से क्या लेना देना? ये थोड़ा हैरान करने वाला था। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी असर भारत के स्टार्टअप कल्चर पर पड़ा। इस एक डील ने पूरी दुनिया को यह सिग्नल दे दिया कि भारतीय स्टार्टअप्स में दम है और उन पर बड़ा दांव लगाया जा सकता है। इसके बाद तो जैसे भारत में वेंचर कैपिटल के निवेश की बाढ़ आ गई। तो जाहिर है इस डील को लेकर लोगों की राय बटी हुई थी। ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ देश में विदेशी निवेश बढ़ा, नई नौकरियां आईं और स्टार्टअप्स को पंख मिले, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे और लोकल दुकानदारों को ये डर सताने लगा कि इस बड़ी लड़ाई में उनका क्या होगा। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट को खरीदना इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। भारत के रिटेल बाजार की जंग आज भी जारी है। असल में ये कहानी तो आज भी लिखी जा रही है। हाल ही में 2024 में भारत के कंपटीशन कमीशन को ऐसे सबूत मिले हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों ने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ खास सेलर्स को ज्यादा तवज्जो देकर नियमों का उल्लंघन किया है। यानी इन पर सरकारी नजर अब भी बनी हुई है। और हो भी क्यों ना, दांव आज भी आसमान छू रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत का ई-कॉमर्स बाजार अपने आज के साइज से 4 गुना बड़ा होकर $100 बिलियन को भी पार कर जाएगा। तो ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 1 अरब ग्राहकों की इस जंग में आखिर बाजी कौन मारेगा?